नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज में। आपके साथ मैं संध्या शर्मा लेकर हाजिर हूं अब तक के समाचार। आइए बुलेटिन की शुरुआत करें हेडलाइंस के साथ। 5 देशों की यात्रा के चौथे चरण में ब्राजील पहुंचे पीएम मोदी का रियो डी जेनेरो में भव्य स्वागत। भारतवंशियों में जबरदस्त उत्साह। पीएम मोदी 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में होंगे शामिल। तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा का आज 90वां जन्मदिन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी बधाई। प्रेम, करुणा, धैर्य और नैतिक अनुशासन का बताया प्रतीक। देश भर में श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है धैर्य, त्याग, दृढ़ता का प्रतीक मुहर्रम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इमाम हुसैन की कुर्बानियों को किया याद। अमेरिका के टेक्सास में बाढ़ के कारण 50 लोगों की मौत। मृतकों में 15 बच्चे शामिल। अब भी कई लोग लापता। पीएम मोदी ने जान माल की हानि पर जताया शोक। और बर्मिंघम टेस्ट के अंतिम दिन इंग्लैंड के खिलाफ भारत को जीत के लिए चाहिए 7 विकेट। इंग्लैंड ने 608 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए गंवाए 3 विकेट। इंग्लैंड को जीत के लिए 536 रन की जरूरत। सभी खबरों को विस्तार से जान लेते हैं। 5 देश की यात्रा के चौथे चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्राजील के दौरे पर हैं। पीएम मोदी रियो डी जेनेरो में आयोजित 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इसमें वैश्विक शासन सुधार, जलवायु परिवर्तन चुनौतियों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सहित अन्य मुद्दों पर चर्चा होगी। सम्मेलन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लुला डी सिल्वा के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे, जिसमें कई महत्वपूर्ण समझौते होने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब ब्राजील के रियो डी जेनेरो के होटल पहुंचे तो वहां बड़ी संख्या में मौजूद भारतवंशियों ने उनका भव्य स्वागत किया। इस मौके पर बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक की मौजूदगी देखी गई। उन्होंने पीएम मोदी की अगवानी ढोल नगाड़ों के साथ ही नारों से की। कई लोगों ने पीएम मोदी के साथ संवाद भी किया और उनकी एक झलक पाकर खुशी व्यक्त की। गौरतलब है कि ब्राजील में बड़ी संख्या में भारतीय रहते हैं। ऑपरेशन सिंदूर पर कलाकारों ने एक मनमोहक प्रस्तुति पेश की, जिसकी पीएम मोदी ने सराहना की।
और वहीं ब्राजील में कुछ युवाओं के एक समूह को देखकर लगा कि भारतीय संस्कृति में यहाँ के लोगों की कितनी दिलचस्पी है। ये समूह भारत के पौराणिक मंत्रों में गहरी रुचि रखता है। संस्कृत और हिंदी न जानते हुए भी ये युवा अपने ही तरीके से इन पौराणिक मंत्रों का उच्चारण करते हैं। आप भी देखिए ये युवा पूरे श्रद्धा भाव से किस तरह गायत्री मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं। ब्राज़ील में भारत कैसा है और किस तरह से ब्राज़ील के लोग भारत की परंपराओं को, भारत की संस्कृति को और यहाँ तक कि भारत के जो पौराणिक मंत्र हैं उसको अपना रहे हैं अपनी शांति के लिए, एक नए तरीके के जीवन को समझने के लिए और सीखने के लिए। इसलिए बोलते हैं कि ब्राज़ील और भारत में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो एक दूसरे से सीख रहे हैं और यहाँ वे गाने जा रहे हैं गायत्री मंत्र हमारे सामने। तो ये लोग गायत्री मंत्र जानते हैं, गायत्री मंत्र पढ़ते हैं और गायत्री मंत्र को अपने अंदर उतारने की कोशिश करते हैं। हालांकि इन्हें हिंदी नहीं आती, संस्कृत भी ये नहीं जानते, लेकिन गायत्री मंत्र के अंदर की जो भावना है वो समझते हैं। और इसके बारे में बताएंगे हमारे साथी कि कैसे इन्होंने गायत्री मंत्र पढ़ना सीखा, कैसे ये गायत्री मंत्र जानते हैं। गायत्री मंत्र के अलावा काफ़ी सारे मंत्र हैं। वो मुझे ये आश्चर्य होता है कि उनको शायद मीनिंग भी पता नहीं है, बस जिस तरह से गाते हैं ना तो लगता है जैसे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, बिल्कुल फील करके गाते हैं। How do you learn to practice it? Oh, it was through yoga classes. And the first time that I already chanted at home, but the first time that I chanted in front of other people was in a kirtan. So I had this practice for many years, joining kirtan movements in my cities, and also my daily practice, which is singing mantras every day. How did you come in contact with kirtan group? Brazilian people that went to India received the teachings and brought it for us. That was my first contact, and I'm very happy for it because it was how the culture came to me and I was touched by it. ब्राज़ील के कुछ लोग भारत में गए थे और जब वे भारत से लौटकर ब्राज़ील आए तो भारत की संस्कृति को भी लेकर यहाँ आए और उन्हीं के माध्यम से उन्होंने कीर्तन ग्रुप बनाया। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ आ रहे हैं ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए और ब्राज़ील के राष्ट्रपति लुला डी सिल्वा के साथ बायलैटरल मीटिंग के लिए, उस समय ये लोग यहाँ मौजूद रहेंगे और अपनी संस्कृति से प्रधानमंत्री को अवगत कराएंगे। कैमरामैन पीयूष वर्मा के साथ रियो द जेनेरियो से मैं अखिलेश सुमन। और ग्लोबल साउथ के अहम समूह ब्रिक्स का शिखर सम्मेलन आज से ब्राजील के रियो डी जेनेरो में होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस शिखर सम्मेलन में भारत का पक्ष रखेंगे। इस बार का सम्मेलन ऐसे समय में हो रहा है जब वैश्विक दक्षिण के मुद्दों पर सहयोग और नेतृत्व को नई दिशा देने की जरूरत महसूस की जा रही है। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की शुरुआत आज वैश्विक शासन प्रणाली में सुधार की चर्चा से होगी। इस सत्र में केवल ब्रिक्स के पूर्ण सदस्य हिस्सा लेंगे। इसके बाद एक वर्किंग लंच के दौरान शांति और सुरक्षा के मुद्दों पर चर्चा होगी। दिन का तीसरा एजेंडा बहुपक्षवाद को मजबूत करना, आर्थिक और वित्तीय मामलों के साथ साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर केंद्रित होगा। शाम को सभी नेताओं के लिए एक औपचारिक स्वागत समारोह आयोजित किया जाएगा। The program on the 6th includes the first agenda item is the reform of the global governance, and thereafter there is the second item on the agenda, the peace and security, which is in the working lunch format. 7 जुलाई को सम्मेलन का चौथा एजेंडा पर्यावरण COP30 और वैश्विक स्वास्थ्य होगा। चूंकि नवंबर में ब्राजील COP30 की मेजबानी करेगा, इसलिए जलवायु परिवर्तन एक अहम मुद्दा रहेगा। सम्मेलन के बाद 4 अहम घोषणाएं होने की उम्मीद है। वैश्विक शासन और AI पर नेताओं का वक्तव्य, जलवायु वित्त पर फ्रेमवर्क घोषणा, सामाजिक रूप से निर्धारित बीमारियों को समाप्त करने की साझेदारी, ब्रिक्स नेताओं की घोषणा। 4 रिपोर्ट भी नेताओं को सौंपी जाएंगी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक, व्यापार परिषद, महिला व्यापार परिषद और सिविल सोसाइटी काउंसिल की रिपोर्ट। The next day, which is on the 7th July, the fourth item of the agenda is environment, COP30 and global health. As you are aware that Brazil will also be hosting COP30 later in the year in November,
which is why climate change and COP issues become very important. ब्राजील की अध्यक्षता में ये सम्मेलन वैश्विक दक्षिण की आकांक्षाओं को स्वर देने की कोशिश है। भारत की प्राथमिकताएं भी इन मुद्दों के साथ काफी हद तक मेल खाती हैं। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलग से कई देशों के नेताओं के साथ भी द्विपक्षीय बातचीत करेंगे। भारत अगले साल ब्रिक्स की अध्यक्षता करेगा। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी की यह यात्रा भविष्य के एजेंडे के लिहाज से और भी अहम मानी जा रही है। ब्रिक्स में 10 पूर्ण सदस्य देशों के अलावा 12 साझेदार देश, 8 आमंत्रित राष्ट्राध्यक्ष और 7 क्षेत्रीय और बहुपक्षीय संगठनों के प्रमुख भी सम्मेलन में हिस्सा ले रहे हैं। 10 परमानेंट सदस्यों वाला ब्रिक्स आज अपने स्थापना के सबसे गंभीर चुनौतीपूर्ण समय से गुजर रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ चुनौतियां और मध्य पूर्व में लगातार संघर्ष ब्रिक्स के लिए परेशानियां बढ़ा रही हैं। इसलिए आज ब्रिक्स की सफलता इस बात पर निहित नहीं है कि कितने सदस्य देश इसमें शामिल होने की इच्छा रखते हैं, बल्कि इसकी सफलता इस बात में है कि जो देश सदस्य हैं वो देश एक दूसरे की संप्रभुता का ख्याल रखें और आपसी मुद्दों को बातचीत से हल करने की कोशिश करें। अगर ब्रिक्स इस रास्ते पर बढ़ेगा तो निश्चित तौर पर वो ग्लोबल साउथ की आवाज़ बन सकता है। डीडी न्यूज़ के लिए रियो द जेनेरो से पीयूष कैमरा पर्सन और जयशंकर कैमरा पर्सन के साथ मैं अखिलेश सुमन। और इस वक्त विज्ञान भवन में आयुष्मान भारत के लिए नियुक्ति पत्र वितरण और पंजीकरण वैन का शुभारंभ कार्यक्रम आयोजित हो रहा है और इसमें स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा मौजूद हैं। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं और उनका संबोधन सुनवाते हैं। 3% है, यानी हम दुनिया के डिक्लाइन से डबल से भी ज्यादा हमारा डिक्लाइन है। ये इस तरीके की स्थिति आकर के खड़ी हुई है। आपसे मैं एक बात और कोई कहना चाहूंगा, इस शताब्दी के अंत तक आप एक ही दिल्ली में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज जानते थे और आप जो मेडिकल कॉलेजेस खुले थे वो 20-20 साल पुराने खुले थे। एक अंबेडकर कॉलेज को खुलाते खुलाते मेरे दम उखड़ गया। ये यहाँ की स्थिति थी। लेकिन आज आपको जानकर की खुशी होगी कि मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 10 सालों में आज देश में 22 ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज हो गए। 20 हमारे यहां आपने लोटा उल्टा रखा हुआ था, लेकिन देश में लोटा सीधा रखा था। इसलिए 387 मेडिकल कॉलेजेस जहां थे वहां आज 780 मेडिकल कॉलेज खुल गए। 700 जहां 51,000 अंडर ग्रेजुएट की सीटें थी, आज 1,18,000 सीटें हैं। और फिर मौके का फायदा उठाइए, अगले 5 साल में मोदी जी के नेतृत्व में उनके आदेशानुसार हमें 75,000 सीटें और बढ़ानी है। तो आप समझ सकते हैं कि उसमें दिल्ली का हिस्सा कितना बनता है और उसी दृष्टि से हमें काम करने की आवश्यकता होगी। ये मैं आपसे जरूर कहना चाहूंगा। मुझे खुशी है कि आप आयुष्मान भारत में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आपने इतने ही समय में 4 लाख से ज्यादा आपने आयुष्मान के कार्ड बना दिए। आप आज झंडी दिखा करके आप उन वैन्स को रवाना करेंगे जो रजिस्ट्रेशन करेंगी, घर घर जा करके, मोहल्ले मोहल्ले में जा करके वहां रजिस्ट्रेशन करेंगी। सही मायने में तो सरकार जनता के द्वार आप पहुंचा रहे हैं। आपको बहुत बहुत बधाई। और आप सबसे मेरा निवेदन है कि आप इसमें पूरी ताकत से जुड़िए और इसका सदुपयोग कीजिए और इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए आप अपने पूरी शक्ति के साथ इसको धरातल पर उतारेंगे तो अच्छा रहेगा। आज जिन नर्सिंग ऑफिसर्स को अपॉइंटमेंट लेटर मिल रही है उनको मैं विशेष करके बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं और शुभकामनाएं देना चाहता हूं और यह भी बताना चाहता हूं कि आपके कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, क्योंकि आप ही सरकार की नीयत और सरकार के उद्देश्य को उतारने वाले धरती पर आप ही हमारे दूत हैं। आप ही उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। दूसरी बात कि आपको बहुत ही बड़ा ईश्वरीय कार्य मिला है। ये सबको नहीं मिलता। ईश्वरीय कार्य, मरीज के लिए डॉक्टर और पैरामेडिक्स ये भगवान के रूप होते हैं। उनको नया जीवन मिलता है, उनको उस तरीके से जीने का एक मौका मिलता है और उसमें आपका भावनाओं के साथ जुड़कर उसकी सेवा करना
यह एक हमारी जिम्मेवारी बनती है। और इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इसको सिर्फ रोजगार का जरिया ना माने, बल्कि इसको मिशन माने, इसको अपना उद्देश्य माने, जीवन सेवा भाव से देखें और आप इसमें सफल हों। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार। तो नई दिल्ली के विज्ञान भवन से अभी आप देख रहे थे सीधा प्रसारण, जहां पर दिल्ली नर्सिंग ऑफिसर्स को नियुक्ति पत्र दिए गए और साथ ही साथ स्वास्थ्य मंत्री अपना संबोधन दे रहे थे। साफ तौर पर वो कह रहे थे कि दिल्ली में पूर्ववर्ती सरकारों के समय में किस तरह से उदासीनता देखने को मिली, लेकिन वर्तमान सरकार जो है उसके माध्यम से मेडिकल कॉलेजेस की संख्या लगातार बढ़ रही है। न केवल मेडिकल कॉलेजेस बल्कि मेडिकल सीट्स में भी लगातार इजाफा हो रहा है। फिलहाल रुक रहे हैं बुलेटिन में एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। डॉक्टर दादू, हाँ ये प्रीमियम क्या होता है? बेटा, प्रीमियम मतलब समझ लो पेट्रोल। जब तक कार में पेट्रोल है तब तक कार चलेगी, पेट्रोल खत्म कार स्टॉप। पर पापा, इस बार पेट्रोल खत्म होने पर भी कार चलती रहेगी। वो कैसे? LIC के जीवन लाभ में प्रीमियम पेमेंट हो जाए स्टॉप, पर पॉलिसी के फायदे चलते रहते हैं। मतलब अब लाइफ की गाड़ी चलेगी नॉन स्टॉप। LIC हर पल आपके साथ। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। और ब्रेक के बाद समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा का 90वां जन्मदिन है। दलाई लामा के जन्मदिन के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर उन्हें शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने लिखा, वे प्रेम, करुणा, धैर्य और नैतिक अनुशासन के प्रतीक रहे हैं। उनके संदेश ने सभी धर्मों के लोगों में सम्मान और प्रशंसा को प्रेरित किया है। मैं उनके अच्छे स्वास्थ्य और लंबी आयु की कामना करता हूँ। और आज मुहर्रम की 10वीं तारीख यानी यौम आशुरा है। मुस्लिम समुदाय इस दिन को पैगंबर हजरत मोहम्मद के नवासे हजरत इमाम हुसैन की शहादत की याद में शोक के रूप में मनाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हजरत इमाम हुसैन की कुर्बानियों को याद करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि हजरत इमाम हुसैन द्वारा की गई कुर्बानियां उनकी धार्मिकता के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती है। वे लोगों को विपरीत परिस्थितियों में भी सच्चाई का साथ देने के लिए प्रेरित करते हैं। और आज आषाढ़ी एकादशी है। इसे देवशयनी एकादशी या पद्मा एकादशी भी कहा जाता है। सनातन मान्यताओं के अनुसार आज से भगवान विष्णु 4 माह के लिए क्षीर सागर में योग निद्रा के लिए चले जाएंगे, जिसके बाद चातुर्मास प्रारंभ हो जाएगा। महाराष्ट्र में आज के दिन भगवान विट्ठल और देवी रुक्मणी की पूजा का विशेष महत्व है। इस मौके पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस श्री विट्ठल रुक्मणी मंदिर समिति द्वारा आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए और पूजा अर्चना की। वहीं उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने आषाढ़ी एकादशी के अवसर पर वडाला में विट्ठल रुक्मणी मंदिर में भगवान विट्ठल और देवी रुक्मणी की पूजा अर्चना की। वहीं यूपी के प्रयागराज में भी श्रद्धालुओं ने पूजन अर्चन किया और संगम में पवित्र डुबकी लगाई। महाराष्ट्र के पंढरपुर की ऐतिहासिक वारी परंपरा दिल्ली में भी पूरे धूमधाम से मनाई जाती है। इस बार भी दिल्ली में 5वीं प्रतीकात्मक वारी आषाढ़ी एकादशी पदयात्रा निकाली गई। इस आयोजन में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। हरे जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण
जय जय राम कृष्ण हरि। श्री अमरनाथ गुफा मंदिर के दर्शन के लिए हर रोज सैकड़ों तीर्थयात्री जा रहे हैं। उनका उत्साह देखते ही बन रहा है। इस बीच तीर्थयात्रियों का 5वां जत्था बालटाल मार्ग के लिए रामबन जिले के चंद्रकोट पहुंचा। यात्रा के दौरान उन्होंने हर हर महादेव के नारे लगाए और भारत सरकार प्रशासन की ओर से की गई व्यवस्था की जमकर तारीफ की। उनका कहना था कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इस बार यात्रा बहुत ही अच्छी सुविधाओं के साथ चल बदस्तूर जारी है। ये मेरी तीसरी यात्रा है और हर साल मैंने देखा है कि यात्रा में सुधार, जिस तरीके की फैसिलिटी एडमिनिस्ट्रेशन दे रहा है वो दिन ब दिन सुधार होते जा रहा है। और जम्मू कश्मीर की पब्लिक का, यहाँ के आवाम का मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मैं सभी को ये बताना चाहता हूँ कि हर 100 मीटर पे CRPF और एडमिनिस्ट्रेशन के लोग मौजूद हैं। डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, हमारी सरकार हमारे साथ है। और जो लोग इस वजह से यात्रा नहीं कर रहे हैं कि सिर्फ किसी डर के कारण, तो मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि आप आइए। यहाँ सब लोग आपका खुले दिल से इंतजार कर रहे हैं, बाबा बैठे हैं सबकी रक्षा के लिए, और आप बिल्कुल आइए, बिल्कुल मत डरिए। लोगों में उत्साह और ज़्यादा बढ़ता जा रहा है और अच्छे से कर रहे हैं और सारी व्यवस्था एडमिनिस्ट्रेटिव की अच्छी व्यवस्था है और CRPF की चप्पे में CRPF वगैरह भी लगा हुआ है। उससे हम लोगों को थोड़ा सा अच्छा प्रोटेक्शन मिल रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 124वीं जयंती के अवसर पर उन्हें श्रद्धांजलि दी है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर प्रधानमंत्री ने लिखा कि राष्ट्र के अमर सपूत डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनकी जन्म जयंती पर भावभीनी श्रद्धांजलि। देश की आन बान और शान की रक्षा के लिए उन्होंने अपने प्राण न्योछावर कर दिए। उनके आदर्श और सिद्धांत विकसित और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में बहुमूल्य हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर एक वीडियो भी साझा किया है। बंगाल के सपूत डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी कहा करते थे, कोई भी राष्ट्र सिर्फ अपनी ऊर्जा से ही सुरक्षित रह सकता है। उनका भरोसा था देश के साधनों पर, संसाधनों पर, देश के प्रतिभाशाली लोगों पर। स्वतंत्रता के बाद देश को हताशा से, निराशा से निकालने का उनका विजन आज भी करोड़ों लोगों को प्रेरणा दे रहा है। देश के पहले उद्योग और आपूर्ति मंत्री के तौर पर उन्होंने देश की पहली औद्योगिक नीति बनाई। वे कहते थे, अगर सरकार देश के शिक्षण संस्थान और औद्योगिक संगठन मिलकर उद्योगों को बढ़ावा देंगे तो देश बहुत जल्द ही आर्थिक तौर पर भी स्वतंत्र हो जाएगा। शिक्षा से जुड़े क्षेत्र के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए, देश की परमाणु नीति को दिशा देने के लिए उन्होंने जो कार्य किया, जो विचार रखे, वो उस दौर की सोच से भी बहुत आगे के थे। मैं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का पुण्य स्मरण करता हूं, उनको नमन करता हूं। और वहीं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर संविधान सदन के सेंट्रल हॉल में उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की गई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री JP नड्डा, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश समेत तमाम संसद सदस्यों ने मां भारती के महान सपूत को श्रद्धांजलि अर्पित की। और समाचार में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।